हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1C जो क्लास 9 का मैच चल रहा था। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1A और 1B तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज प्रश्नावली 1C का शुरुआत हो। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है ना। तो देखना इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला है, दिया है 1/5, इसको संख्या रेखा पे दिखाना है। देखना पहला क्वेश्चन है 1/5 को नंबर लाइन पे दिखाना है ना, संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले 1/5 को इसको दशमलव रूप में बदलना। तो हम लोग 5 का भाग दे लेंगे 1 में, है ना। देखो एक छोटा है 5 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव बढ़ा के यहाँ एक 0 ले लेंगे। तो 5 दूनी 10, 2 बार चला गया, है ना, पूरी तरह कट गया। यानी 1/5 को हमने हल किया, कितना आया 0.2 आ गया। अब समझ में आ गया 1/5 की जो वैल्यू है 0.2 है, यानी 0 और 1 के बीच होगा ना। अब क्या करना है, नंबर लाइन बना लेना है, नंबर लाइन बना लेना। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। अब देखो जो 1/5 है 0 1 के बीच है ना, यहाँ जो हर है हर 5 है, 5 से 1 कम करना 4, 4 छोटी छोटी लाइन, 1 2 3 4 ना, 4 कर लिया। अब देखो ऊपर कितना है 1, तो 0 के बाद जो पहला नंबर है उसी को 1/5 रहेगा। 0 के बाद पहला नंबर यही है, तो 1/5 यहां हम लोग बना लेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको हमने नंबर लाइन पे दिखा लिया। एक बार और देख लेना, जो 1/5 है इसको पहले दशमलव रूप लिख लेंगे, सिंप्लीफाई करके 0.2 आ गया ना। अब पता चल गया 1/5 की वैल्यू 0.2 है, यानी 0 और 1 के बीच होगा। अब देखो हर में 5 है, 1 कम करना 4, 4 छोटी छोटी लाइन, 1 2 3 4, 4 हो गया ना। अब ऊपर कितना है 1, तो 0 के बाद पहले ही लाइन पे 1/5 होगा, 1/5 ना, यही होगा क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा है -2/5, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 2 में 5 का भाग दे लेंगे ना। देखना 2 में 5 का भाग देंगे, तो ये छोटा है नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे ना। तो 5 और 20, 4 बढ़ गया, पूरी तरह कट गया। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस तो इसे रहेगा -0.4 ना। तो अब समझ में आ गया जो इसकी वैल्यू है ना, अगर माइनस की तरफ है तो देखो 0 और -1 के बीच होगा ना, 0 और -1 के बीच। तो एक नंबर लाइन बना लेना ना। तो यहां मान लो 0 है ना, इधर +1 है, अब इधर -1, यहां -2 ना। अब ए वैल्यू, ए जो वैल्यू है कितना है -0.4, यानी 0 और -1 के बीच में है ना। क्योंकि देखो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और ये माइनस लगा है, तो यानी 0 -1 के बीच होगा। अब देखो नीचे 5 है, 5 से 1 कम करो 4, तो इसके बीच में 4 छोटी छोटी लाइन, 1 हो गया 2 3 4 ना। अब देखो ऊपर कितना है 2 ना, तो देखो यहाँ 0 के बाद 1 ये हो गया 2, तो इसी होगा, इसी हो जाएगा -2/5 ना। तो इसको हमने नंबर लाइन पर इसे दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3 सही 2/7, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना ना। तो क्या कर सकते हो, 7 3 21, 21 2 23, हाँ 23/7 हो जाएगा ना। अब इसको भाग दे लेंगे, 7 का भाग देंगे 23 में ना। तो देखो 7 7 3 21 ना, और यहाँ 2 बचा, 1 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0, तो 7 दूनी 14, 6 हो गया ना। और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 7 8 56 ना। बस देखो अब पता चल गया 3.28, और सब कुछ और आ रहा है ना, ये पता चल गया। इसका भाग देने के बाद 3.28 ना, और मान लो आएगा। तो ये नंबर जो है 3 और 4 के बीच है ना। देखो 3 से बड़ा है, 4 से छोटा, 3 और 4 के बीच है, बस यही पता करना है किसके बीच है बस। अब देखो नंबर लाइन बना लेना ना, 3 और 4 के बीच मान लेना यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1 2 ना 3, और यहाँ पे मान लो 4 है ना। तो 3 और 4 के बीच, अब देखो नीचे कितना है 7, तो यहां से करना ना। तो 3 तो कंप्लीट है, 3 तो पूरा 3 और 4 के बीच में है ना। 7 है, 7 से 1 कम 6, 6 लाइन छोटी छोटी खींचना, 1 2 3 4 5 6। देखो नीचे 7 था तो 1 कम किए 6, 6 लाइन छोटी छोटी खींच लिए ना। अब ऊपर कितना है 2, तो 0। अब देखो 3 के बाद 1 2, तो दूसरे स्थान में क्या हो जाएगा, 3 सही 2/7 ना। इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया ना। क्वेश्चन नंबर चौथा है पहले का, तो 8/3 दिया है। सबसे पहले इसको ना मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
दो सही 2/3, 3×2 = 8, 8/3 ना। अब देखो भाग दो ना, अब भाग दे के लिखना, 3 का भाग दे लेना 8 में, तो कितना आएगा, 3×2 = 6, 2 शेष बचा, फिर दशमलव, फिर 3×6 = 18 ना, यानी 2 शेष बचते जाएगा, इसे आएगा 2.66 ऐसे आएगा ना। तो पता चल गया कि 2 और 3 के बीच है, तो नंबर लाइन बना लेंगे। अब देखना यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 ना। अब देखो यहाँ पे 2 तो कंप्लीट है ना, तो 2 और 3 के बीच है, तो 3 यहाँ है ना, तो 3 से 1 कम करना 2, इसके बीच 2 लाइन खींचेंगे, 1 2 ना, 2 और 3 के बीच 2 लाइन खींचा, ऊपर कितना है 2, तो देखो इधर 0 से जाएंगे ना, इधर 2 है तो 1 2, यही दूसरे हो गया, ये हो जाएगा 8/3 ना। तो 8/3 को नंबर लाइन पे दिखा दिया ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो पहले, दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला करेंगे, दूसरा का पहला ना, कितना है 1/20। अब इसमें एक चीज समझ लेना ना, किसी भी संख्या को शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, देखो अगर इसका 20 का भाग देंगे 1 में ना, भाग देने के बाद अगर दशमलव के बाद संख्या रुक जाए ना, पूरी मेथड ए है, पहला मेथड इसका देख लेना, फर्स्ट मेथड ना। तो देखो सबसे पहले इसका फैक्टर जो नीचे होता है हर ना, हर का इसमें फैक्टर कर लेते हैं, 1/20 है। अब देखो 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, करना 20 का गुणनखंड, देखो 20 लिख देना यहाँ पे, देखो 2 से कटेगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1 ना, यानी 20 का फैक्टर किए तो 2 कितनी बार आया है 1, तो ऐसे रहेगा 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है 1 बार। अब देखना कोई भी संख्या है उसके हर में ना, उसके हर में क्या होना चाहिए, 2 हो ना, या फिर केवल 5 हो, या फिर 2 इंटू 5 में से दोनों हो, तभी शांत होगा ना, शांत दशमलव का होगा, या फिर केवल 2 हो, या फिर केवल 5, या फिर 2 और 5 साथ में हो, और कोई संख्या होगा, और कोई संख्या हर में मिला तो शांत नहीं होगा। तो देखो क्या है 2 और 5 है ना, तो लिख देंगे अतः 1/20 शांत दशमलव है ना। जब भी इसके हर में क्या होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, या फिर केवल 5, या फिर 2 और 5 होना चाहिए, और कोई संख्या होगा तो अशांत होगा। एक तो ये तरीका है पहला मेथड, दूसरा मेथड भी बताते हैं, पहले इसको नोट कर लेना। अब देखना जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था उसका पहला, सेकेंड मेथड देख लो कैसे करेंगे। शांत दशमलव है तो सबसे पहले भाग देंगे ना, 20 का भाग देंगे किसमें 1 में ना। अच्छा देखो यहाँ 1 है, यहाँ 20 है, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतार लेंगे। अच्छा दशमलव बढ़ाने के बाद केवल 1 0 उतार सकते हो, अभी 10 है 20 है, नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ दूसरा 0 बढ़ा सकते हो ना, तो यहाँ क्या करेंगे दूसरा 0 बढ़ा लेंगे। अब देखो 20 का भाग 100 में जाएगा, तो 20 पंचे 100 पूरी तरह कट गया ना। तो अब देखो क्या हो गया 1/20 यानी 1 में 20 का भाग नहीं, कितना आया 0.05। देखो दशमलव के बाद 1 2 अंक के बाद रुक गया है ना, जब दशमलव के बाद रुक जाए तो शांत दशमलव होता है ना। अब यही भाग जाता जाए ना, तो अनावसानी आवर्ती होगा। हाँ तो अतः 1/20 शांत दशमलव है, शांत दशमलव है ना। ये वाला भाग विधि से है, वो वाला ज्यादा सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, सेकेंड मेथड हो गया ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है 1/27। इसमें देखना है शांत दशमलव है कि नहीं ना। तो सबसे पहले देखो 1 को ऐसे रहने दो, जो हर में है उसका गुणनखंड कर लो, फैक्टर ना। देखो 27 का फैक्टर हो जाएगा 3 से काटोगे 9 आएगा, फिर 3 से काटोगे 3, फिर 3 से 1 ना, तो 27 हो जाएगा हाँ 3 के पावर 3 ना। देखो हमने उसमें बताया था शांत कब होगा, जब 2 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 2 इंटू 5 होगा ना, इस रूप में होगा तभी। अगर इसके अलावा वो कोई नंबर आ गया हर में तो अशांत होगा ना। तो देखो यहाँ 3 आ गया, तो कह देंगे अतः 1/27 और शांत दशमलव
अशांत दशमलव है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है 3/5। अब इसको चेक करना है तो सबसे पहले देखो जो अंश है इसको ऐसे रहने दो, हर का फैक्टर करो। इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू 5। देखो 5 है ना, 2 या फिर 5 या फिर 2 5 रहे तो ये शांत होगा। तो इसको क्या लेंगे अतः 3/5 शांत दशमलव है, शांत दशमलव है ना। तो दूसरे का तीसरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा है 1/15 को इसको चेक करना है शांत है का अशांत है ना। देखो जो इसका अंश है इसको ऐसे लिखने दो, हर का फैक्टर करना है। इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 ना। देखो हमने बताया था हर में क्या होना चाहिए, केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो या फिर 2 5। यहाँ 3 आ गया है तो 3 आ गया, इसकी वजह से अशांत हो जाएगा। अतः 1/15 अशांत दशमलव है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे में 4 क्वेश्चन था, चारों कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर तीसरे पे निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखना है ना। तो तीसरे का पहला हम लोग देख रहे हैं, पहला है 0.234 पे बार ना। देखो इसको कैसे p/q के रूप में बदलेंगे, इसका देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या को इसको मान लेंगे ना। देखो इसको हम लोग मान लिए, माना x बराबर मान लिए 0.234 पे बार ना। देखो x बराबर इतना मान लिए। अब देखो आगे क्या करेंगे, तो देखो लिख सकते हैं x बराबर ना 0.234। अब देखो जितनी संख्या पे बार लगा है उसको बार बार लिख सकते हो ना, 2 3 4 फिर 2 3 4 फिर 2 3 4 ऐसे बहुत बार लिख सकते हो ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 बना लिया इसको ना। अब देखो क्या करना है, अगला स्टेप देखो 1 2 3 तीन संख्या पे बार था तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 इतने 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। अगला स्टेप है ना, तो अब लिखेंगे 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब इसमें देखो जो समीकरण 1 था उसी में दोनों पक्षों में गुणा करेंगे 1000 से, तो इसमें 1000 का गुणा करोगे तो 1000 x आ जाएगा ना। अब देखो इसमें 1000 से गुणा करोगे तो देखो जैसे कोई संख्या है मान लो 5.4 है, इसमें 10 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, दशमलव हट जाता है, 54 हो जाता है ना। यानी 1 0 से गुणा करेंगे दशमलव 1 स्थान पीछे जाएगा। अब देखो यहाँ 1 2 3 जीरो है तो दशमलव 3 स्थान पीछे जाएगा, कहां हो जाएगा 2 3 4, इसके बाद दशमलव 2 3 4 2 3 4 ऐसे ना। तो समीकरण 2 हो गया। अब देखो क्या करना है, अब देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाना है ना, 2 में से 1 को लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, हाँ ना। तो 2 को पहले लिख लो तो कितना है 1000 x इक्वल 2 3 4 दशमलव 2 3 4 2 3 4 ऐसे रिपीट हो रहा है ना। अब समीकरण 1 नीचे लिखो, x लिख लो इक्वल, अब देखो दशमलव घटाने में क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। देखो 0 दशमलव, अब देखो 2 3 4 2 3 4 ऐसे चाहो तो और लिख सकते हो ना, ये हो गया। अब देखो घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदलेगा, तो नीचे वाले चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया। अब इसका भी चिन्ह बदल गया ना। तो देखो 1000 x में से 1 x घटाओगे तो 999 x आ जाएगा इक्वल। अब देखना इधर दशमलव के बाद संख्या सेम है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ना, 2 3 4 2 3 4, ये तो काट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब देखो 234 में 0 हटाओगे 234 आएगा ना। अब देखो 99 जो 999 है इसको बटे में दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 234 अपान 999। अभी कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो, नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा ना। तो हाँ देखो हमने x बराबर इतना माना था, अब इसको हल किया तो x बराबर कितना आ गया 234 अपान 999, यानी ये p/q के रूप में हो गया ना। ऐसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है 0.1254, इसमें 54 में बार है ना, इसको किसमें बदलना है p/q के रूप में बदलना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ना, पहला स्टेप यही है
कि हमने मान लिया, माना x बराबर क्या मान लिया 0.1254 पे बार, पहला स्टेप हो गया। अब देखो कितनी संख्या पे बार है उसको बार बार रिपीट कर दो ना, तो लिखेंगे x इक्वल 0.12, जितने पे बार है वही रिपीट करेंगे। देखो 1 2 पे बार नहीं है ना, इसको ऐसे रखो 5 4 5 4 5 4 ना, ऐसे लिख सकते हो ना, जितने संख्या पे बार था उसी को रिपीट किया। देखो 5 4 पे बार था ना, 5 4 5 4 ना, हो गया। अब देखो अगला स्टेप क्या है, देखो दो संख्या पे बार नहीं है और दो संख्या पे बार है ना, तो इसके पहले जो किए थे तीसरा पहला, उसमें सभी संख्या पे बार था तो एक बार गुणा करना पड़ा। इसमें देखो क्या है, एक संख्या दो संख्या बार नहीं है, दो संख्या बार है, तो इसमें दो बार गुणा करना पड़ेगा ना, एक बार इसके लिए एक अगली बार इसके लिए। तो चलो देखो कितनी संख्या पे बार नहीं है, दो संख्या पे, तो 1 लिखो 00 ना, यानी 100 से इसमें समीकरण में दोनों पक्षों में गुणा, लिखेंगे 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ना। देखो अभी 100 से गुणा कर रहे हैं किसके लिए, इसके लिए जिसके ऊपर बार नहीं है ना, अभी इसके जिसके ऊपर बार है उसके लिए करना पड़ेगा। तो 100 से करना तो क्या हो जाएगा 100x, और इसमें करेंगे 0.2 स्थान पीछे जाएगा ना, तो 1 2 5 4 5 4 और 5 4, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 2 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, कितनी संख्या पे बार है, दो संख्या पे, तो 1 लिखना 00 बढ़ा देना, फिर 100 से गुणा करेंगे किसमें, इसमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है ना दूसरे में, तो 100 से पुनः 100 से हाँ गुणा करने पर ना, 100 से गुणा करना इसमें दूसरे में, तो 100 है 100 से गुणा करोगे तो 4 0 हो जाएगा इतना। अब 0.2 स्थान फिर 5 हो जाएगा, तो 12 5 4 5 4 ऐसे लिख सकते हो ना, एक और हो गया इक्वेशन थर्ड। अब देखो जो बड़ा वाला इक्वेशन है, 3 में से 2 को घटाएंगे ना, ये तो पीछे छूट गया ना, तो जो बड़ा वाला है उससे छोटे वाले इक्वेशन को घटाते हैं, तो समीकरण 3 -2 से ना, तो 3 है लिखना, तो 1 के बाद 40 x इक्वल 12 5 4 5 4 5 4 5 4 ना। अब देखो दूसरा क्या है, हाँ 100 है 100x ना, 100x, इसके बाद देखो दशमलव के नीचे दशमलव, इसके पहले कितना है 12, इसके बाद 5 4 5 4 5 4 ना। अब क्या करना है, घटाना है, तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। देखो यक्स, देखो घटाएंगे तो यक्स आएगा ना। अब देखो यहां देखो 0 में से 0 घटेगा 0 आ जाएगा, 0 में से 0 0, अब एक का ही देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से घटाओगे 9, यहाँ 9 ना, इतना आ गया इक्वल। अब देखो दशमलव का सेम है, सब कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 12 से 54 में से 12 को घटाओ, तो 4 में से 2 गए 2, और यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1242 ना। अब देखो इसको क्या करो, बटे में भेज दो, तो यक्स इक्वल हो जाएगा 1242 अपान 9900। अब इसको काटो, अगर काटना है काटो, तब तक कटिए ना, हाँ अभी काटना है, 2 से काटो, तो 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 कम 2, अब यहाँ से काटोगे 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10 और 0 ना, इतना आ गया। अभी 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6, अब 2 अंक ले रहा है 0 बढ़ाओ, 3 से 23 ना, 2 अंक लिया इसलिए 0 बढ़ा दी ना। अब 3 3 कम 3, एक का ही जाएगा, 3 7 18 और एक का ही, 3 5 15 0। अभी 3 से 3 6 18, 3 से 3 9 27, 3 से कट जाएगा ना, 3 7 18 3 9 27, इसको काटो, तो 3 5 15 3 5 15 0, तो यक्स का वैल्यू, हाँ यक्स का वैल्यू क्या हो गया 69 अपान 550, यही आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, तो इसमें दिया है 36 अपान 100 ना, इसको क्या करना है दशमलव रूप में पहले बदलना है और बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। तो चलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले 100 का भाग देंगे 36 में, इसको भाग देंगे, तो भाग दे लेना 100 का भाग 36 में ना। अब देखना 36 जो है ये छोटा है 100 से, तो भाग नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव कर लेंगे, यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 100 का भाग 360 में देंगे, कितनी बार जाएगा
3 बार, तो 300 हो जाएगा ना। अब इसको घटाना, 0 में 0 जाएगा 0, 6 में 0 6 और 3 में से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 60 है यहाँ 100 है, भाग नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जब दशमलव बढ़ाए हैं एक 0 बढ़ा सकते हैं एक बार में। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 100 छक्के 600 हो जाएगा ना। अब घटाएंगे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो 36 में 100 का भाग दिए तो कितना गया, 0.37 ना। इसका यानी भाग देने पे 0.36 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या था कि जो ए 36/100 दिया है इसको दशमलव रूप में बदलना, तो दशमलव रूप हो गया। अब बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो दशमलव के बाद जब संख्या रुक जाए, देखो दशमलव के बाद 2 अंक गया है उसके बाद शेषफल 0 ना, तो इस टाइप को कहेंगे। अतः दशमलव प्रसार शांत है ना। यही बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अनावसानी अनावर्ती है। देखो दशमलव के बाद जब संख्या कटेगा नहीं, यानी शेषफल नहीं आएगा, मतलब पूरा ऐसे बढ़ते चला जाएगा ना, तो अनावसानी अनावर्ती होगा। और दशमलव के बाद अगर कट गया तो शांत दशमलव ना। चौथे का पहला कर लिया हमने। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, 1/11 को इसको सबसे पहले दशमलव रूप में बदलना है, उसके बाद बताना है शांत दशमलव है कि अनावसानी अनावर्ती ना। इसको हल करते हैं। सबसे पहले 11 का भाग देंगे 1 में ना, तो 11 का भाग दे लेंगे 1 के अंदर। अब देखो एक छोटा है 11 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव कर लेंगे, दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो 10 है और 11 अभी भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे और ना। अब देखो 11 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार ना। 11 9 99, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 9 में से 9 कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं ना, इसको 1/11 को लिख सकते हैं 0.09 ना। और फिर अगर एक में भागोगे ना यही 0.9 आएगा, फिर 0.9 आएगा, 0.9 ना। यानी संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, 0.09 बार बार रिपीट होगा ना। देखो कोई संख्या बार बार रिपीट होगा तो क्या होगा, देखो अतः दशमलव प्रसार। अब देखना जब दशमलव के बाद कट जाए तो वो तो शांत दशमलव होगा, यहाँ कट नहीं रहा है, हर बार से ऐसे आ रहा है, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अनौसानी पुनरावृत्ति है ना, अनौसानी पुनरावृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चौथे का दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया। एक क्या है दशमलव प्रसार, अनौसानी पुनरावृत्ति है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है, 4 सही 1/8 को पहले दशमलव रूप में लिखना है, फिर आगे बताना है शांत है कि अनौसानी पुनरावृत्ति ना। देखो इसको करेंगे 4 8 चौके 32 33/8। अब देखो 33 में 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे 33 के अंदर ना, तो कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32 आ गया, यहाँ एक यहाँ कैंसिल हो गया ना। अब देखना क्या है, एक में 8 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, तो 8 एकम 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब देखो एक दशमलव बढ़ाए हैं तो एक बार में एक 0 बढ़ा सकते हैं, केवल एक 0, तो 8 दूनी 16, 4 आ गया घटाने पे। अब देखो एक 0 बढ़ा लो, 8 5 40, 5 बार गया 40 ना। देखना पूरी तरह दशमलव के बाद 3 अंक के बाद पूरी तरह कट गया ना, पूरी तरह कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4.125 ना। ये तो पूरी तरह कट गया, तो कौन सा होगा, शांत दशमलव प्रसार ना। तो लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार शांत होगा ना, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा देखेंगे, 3/13 को
पहले दशमलव रूप में लिखना है ना, तो लिखेंगे देखो 13 का भाग 3 में देंगे, तो 13 का भाग हम लोग 3 के अंदर देंगे। देखो जो 3 है छोटा है, 13 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव, फिर यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं ना। अब यहाँ 30 हो गया, यहाँ 13 ना, अब भाग जाएगा, तो 13 दूना 26 आ गया, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा ना, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 दशमलव बढ़ाए, एक बार में 1 0 बढ़ा सकते हैं ना। अब कितनी बार जाएगा, 13 3 39, 1 आ जाएगा घटाने पे ना। अब देखो क्या होगा, 1 0 यहाँ बढ़ा लेना ना, देखो यहाँ 10 है, यहाँ 13, भाग नहीं जाएगा, तो इसके बाद यहाँ 1 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ा सकते हो ना। अब देखो 13 का भाग 100 में, तो कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, अब 100 में से 91 घटाओगे तो 9 हो जाएगा ना, बाकी इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखना यहाँ 9 है, यहाँ 13, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब ना 13 सत्ते 91, 7 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाएंगे ना, 13 6 का 78 हो जाएगा। देखो 10 में से एक कह रही देगा 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 2 ना, और यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखो 12 है 13, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे ना, 13 9 117, 9 बार जाएगा, 13 9 117 ना, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इधर कैंसिल आउट। देखो 3 आ गए ना, तो रुक जाना है, क्योंकि देखो हमने भाग देना शुरू किया था 3 ना, देखो भाग देना 3 से शुरू किया था, 3 में जब 3 आ जाएंगे तब रुक जाएंगे, या शेषफल 0 आ जाएगा तब रुक जाएंगे ना, यानी 3 आ रहा है, यानी देखो 3 में भाग देना शुरू किए थे, फिर 3 आ गया, यानी संख्या फिर रिपीट होगा। अब इसके बाद क्या आएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 3 बार, फिर 0 बार, फिर 7 बार, 6 बार, 9 बार, फिर यही बार बार रिपीट होगा। अब देखो इसको क्या लिख पाएंगे, 3/13 को लिखेंगे 0.230769। अब इसके बाद फिर संख्या रिपीट होगा, क्या होगा 230769 ना, हाँ नहीं, अब इसमें जैसे भाग देंगे ना, फिर वही संख्या रिपीट होगा, 2 3, हाँ लगाएंगे, बार लगाएंगे। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसी संख्या रिपीट होगा, इसको लिख सकते हैं 0.230769, क्योंकि इधर रिपीट हो रहा है, तो अब इसमें बार लगा देंगे ना, तो यही हो जाएगा। अब देखो बताओ, देखो दशमलव के बाद अगर रुक जाता तो शांत होता ना, दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार नहीं, इसका ये तो समझाने के लिए इसे लिखा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है ना, केवल बाहर पहले जो संख्या देखो, जैसे इतनी बार रिपीट हो रहा है, जो शुरू की संख्या उतने में लगेगा ना, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी आवर्ती, पुनरावर्ती है ना। चौथे का चौथा हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा देखना, 2/11 दिया है, पहले इसको दशमलव रूप में बदलो, तो क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे 2 के अंदर ना, तो देखो यहाँ 2 छोटा है, 11 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव रख लेंगे, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो 11 भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, 11 के 11 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं ना, कितनी बार जाएगा, 11 8 88 ना, 88। अब देखो घटाएंगे कितनी आएगा, 2, यहाँ कैंसिल आउट, यानी 2 में भाग देना शुरू किए, 2 शेषफल बच गए ना, अब रुक जाएंगे क्योंकि फिर रिपीट होगा 1818 ना, तो इसको लिखेंगे क्या, 0.1818 ऐसी संख्या रिपीट हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.18 पे बार, देखो 1818 रिपीट हो रहा है, 18 पे बार, तो ये क्या हो गया, अतः दशमलव प्रसार कैसा है, अनावसानी पुनरावर्ती है ना। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का 5वां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे का 6वां देखेंगे,
329/400। पहले इसको दशमलव के रूप में बदलेंगे ना, तो कैसे करेंगे? पहले 400 का भाग दे लेंगे, 400 का भाग देंगे 329 के अंदर ना। तो देखो 400 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? यहाँ जीरो बढ़ा के दशमलव कर लेंगे, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा। अब देखो कितनी बार जाएगा? 4 8 32 ना, 8 बार जाएगा। 4 8 32 हो जाएगा, 32 हो गया ना। जीरो में जीरो हटाएंगे, जीरो, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट ना। अब देखो यहाँ दशमलव बढ़ाए तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 800 घटाओ, यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो, यहाँ 1 ना। अब देखो दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ा सकते हो ना, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 800 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ 200 400 भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 बार जाएगा, 4 5 6 20 हो गया ना। अब देखो कैंसिल आउट हो गया, देखो कैंसिल आउट हो गया, शेषफल नहीं आया ना, तो दशमलव के बाद 4 अंक के बाद रुक गया, तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे? 0.8225 ना, कह सकते हैं। अतः दशमलव प्रसार क्या है? शांत है ना, शांत दशमलव प्रसार है। चौथे का छठवां हो गया। इसी के साथ चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्या आप जानते हैं 1/7 इक्वल 0.142857 पे बार है? वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। तो 5वें में दे रखा है ना, देखो 1/7 का मान दिया है, इसका मान कितना दिया है? 0.142857 ना, इसका मान दिया है। 1/7 का मान दिया है, तो इसका मान निकालना है। देखो 2/7 का मान निकालना है, उसके बाद 3/7 का मान निकालना है, उसके बाद 4/, हाँ, इसमें निकालना है 2/7, हाँ 2/7, 3/7, उसके बाद 4/7, 5/7, उसके बाद 6/7 ना, इनका मान निकालना है। देखो 1/7 का वैल्यू दे रखा है, 2/7 का निकालना है ना, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो 2 × 1/7 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 वही हो जाएगा। अब देखो 2 × 1/7 का वैल्यू कितना दिया है? इतना, तो रखो 0.142857 पे बार ना। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर लेना, देखो कितना आ रहा है? 2 का मल्टीप्लाई 7 में, तो देखो 2 का गुणा 7 में करोगे 14, एक का ही, तो 2 का गुणा 5 में 10, 10 एक का ही 11 ना, 2 8 16 1 17 एक कह रहे ना, 2 दूनी 4 1 5 ना, 2 चौक 8, तो एक कम 2। अब बाकी जैसे है दशमलव 0 ना, इसके ऊपर बार लगा दो ना, ऐसे इसका वैल्यू निकालो। इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7, तो 3 को ऐसे रहने दो, इसका 1/7 का वैल्यू कितना है? 0.14287। हाँ, अब 3 का गुणा इसमें कर लो, जो नंबर है उसमें करके बार लगा देना ना, तो 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24, 24 1 25,
3 दूनी 6 1 3 अट्ठे 24 हाँ कहेगा दुई कैरी के दुई बना 3 दूनी 6 2 8 ना। उसके बाद 3 चौके 12 एक 3 एकम 3 1 4 उसके बाद 0.0 इसमें 12 लगा दो ना। ऐसे करना आगे हाँ 4 इंटू 1/7 तो 4 इंटू 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857 के बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर देना बस। चलो देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 सते 28 4 पंचे 20 2 22 4 अट्ठे 32 32 2 34 4 दूनी 8 8 3 11 4 16 16 1 17 4 एकम 4 1 5 5/7 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। देखो 5 इंटू 1/7 की वैल्यू कितना है 0.142857 ना। अब इसका मल्टीप्लाई करना 5 सते 35 5 पचे 25 25 और 3 25 3 कितना हो जाएगा 28 5 अट्ठे 40 40 40 2 42 5 दूनी 10 10 4 14 5 चौक 20 20 1 21 5 कम 5 2 7 इसको मैच कराना ना। अब देखो पांचवा 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/7 की वैल्यू कितना है 0.142857 के बाद ना मल्टीप्लाई करना 6 सते कितना हो जाएगा 42 6 पंचे 30 30 4 34 6 अठे 48 48 और 3 51 6 दूनी 12 और 5 17 6 चम 24 24 25 6 कम 6 और 2 8 ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल 0 ना। तो देखो जो 6वां नंबर क्वेश्चन है ये तीसरे के सेम जैसा है ना। जैसे तीसरे में हमने किया था P/Q के रूप में किया था वैसे सेम 6वां है। तो 6वें का पहला करते हैं। पहला दिया है 0.6 के बाद ना। अब इसको करना है P/Q के रूप में लिखना है तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं जो संख्या दिया है हम लोग मान लेंगे माना x इक्वल 0.6 पे बार ना। अब देखो क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं ऐसे x इक्वल 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं ना। जिस संख्या पे बार होता है उसको बार बार लिख सकते हैं ना। इक्वेशन 1 हो गया। देखो पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या करना है जितनी संख्या पे बार है ना तो देखो एक लिखेंगे अगर एक संख्या पे बार है तो इसके बाद एक 0 लगा देंगे। इतनी संख्या से ये जो समीकरण है इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई ना। हाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ना। समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुणा क्यों गुणा करें बता दिए ना कि जितनी संख्या रिपीट होता है एक के बाद उतना 0 लगा के दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो देखो इसमें करोगे 10x और इसमें करोगे 0.1 के स्थान पीछे 6.666 ना। ये समीकरण 2 हो गया। अब हमने बताया था कि जो बड़ा वाला समीकरण है उससे उसके छोटे वाले समीकरण से घटाते हैं तो 2 में से 1 को घटाना है ना। तो समीकरण 2 माइनस 1 से चलो 2 को लिखो 10x उसके बाद 6.666 ना। उसके बाद क्या है x इक्वल 0.6666 ना। घटाओ तो चिन्ह बदलेगा ना। तो 10x में से 1x घटाओगे 9x ना। देखो 10 के बाद सेम है तो सब कट के 0 हो जाएगा। 6 में 0 घटाओगे 6 आएगा। तो x इक्वल 6/9 काटो 3 3 9 और 3 6 तो
तो x का वैल्यू कितना आ गया 2/3, यही हो जाएगा आंसर ना। तो x को हमने p बटे q के रूप में लिख दिया ना। हाँ देखना क्वेश्चन नंबर 6वें का आप दूसरा करेंगे। 0.47 पे बार है, इसको p बटे q के रूप में लिखना है ना। तो देखना इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ना। तो माना x इक्वल 0.47 पे बार, केवल 7 पे बार है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल 0.4777, जिस पर बार है केवल उसी को रिपीट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 हो गया है ना। देखो बार केवल 7 पे है, 4 पे नहीं है, इसीलिए हमने 7 को रिपीट किया। जिस पर बार होगा उसी को रिपीट कर पाएंगे ना। अब देखो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद देखो एक संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार है ना। तो एक बार इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे और अगली बार इसके लिए ना। जब देखो अगर पूरी संख्या पे बार है तो एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी संख्या पे बार होगा उतना 0 लगा के। अगर कुछ संख्या बचा है जिसमें बार नहीं है और कुछ संख्या पे बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो एक बार इसके लिए करेंगे तो 7, देखो एक संख्या पे बार नहीं है ना, तो एक संख्या पे बार नहीं है तो देखना एक संख्या पे बार नहीं है ना, तो एक लिख के 0, यानी 10 से समीकरण 1 में दोनों पक्षों पे गुणा करेंगे ना। तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ना, नहीं देखो अभी इसके लिए करें ना। तो 10 से गुणा करना तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल, इसमें 10 से करेंगे तो 10 एक स्थान पीछे जाएगा, 4.7777 ना। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो अभी तो हमने 4 के लिए किया ना, एक संख्या पे बार नहीं था इसीलिए 10 किया। अब देखो 7 के लिए करेंगे जिसपे बार है ना, तो एक ही संख्या पे बार है तो देखो जितनी संख्या पे बार है उतना 0 लगा दो, एक ही संख्या पे ना, तो 10 से गुणा करेंगे फिर इसमें अभी बता दें ना। अभी देखो अब 10 से पुनः 10 से गुणा करने पर, देखो 10 से गुणा करना इसमें समीकरण 2 में ना, तो 10 है 10 से गुणा करोगे 100x हो जाएगा। अब इसमें 10 से गुणा करोगे 10 स्थान पीछे जाएगा, 47.7777 ना। ये हो गया इक्वेशन 3। हमने बताया था जो लास्ट वाला इक्वेशन होगा ना, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करेंगे ना। समीकरण 3 - 2 से, तो समीकरण 3 को लिखो 100x इक्वल 47.7777 ना। अब दूसरा क्या है 10x इक्वल, देखो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना, इसके पहले क्या है 4, उसके बाद 7777 ना। अब क्या करेंगे घटाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। देखो दशमलव के बाद संख्या सेम है ना, तो घटेगा तो 0 आएगा। अब देखो 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और यहाँ 4 आ जाएगा ना। और इधर क्या होगा 100x में से 10x घटाएंगे तो 90x आ जाएगा। अब 90 को ले जाएंगे बटे में ना, ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा x इक्वल 43/90 ना। अब देखो अगर कट रहा है काट दो, नहीं कटेगा ना तो यही हो जाएगा आंसर ना। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6वें का जो दूसरा था 0.47 पे बार, इसको हमने p बटे q के रूप में लिखा, तो कितना है 43/90 ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा करेंगे। 0.001 पे बार, तीनों पे बार दिया है ना, तो इसको देखो p बटे q में, इसको p बटे q के रूप में बनाना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे। तो मान लिया, माना x इक्वल 0.001 पे बार ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल 0.001, देखो तीनों संख्या पे बार है तो तीनों को रिपीट करेंगे 001 001, ऐसे लिख सकते हो ना। समीकरण 1 हो गया। अब देखो पहला स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे, 1 2 3, 3 संख्या पे बार है तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद 3 0 लगाएंगे ना। इसी संख्या से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, यानी 1000 से ना।
तो लिखेंगे 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलो समीकरण 1 में 1000 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा इधर 1000x। अब देखो इधर क्या होगा, जितने जीरो है उतने स्थान दशमलव पीछे जाएगा ना, तो 3 जीरो है ना, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 1 के बाद लगेगा, ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 दशमलव 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये हो जाएगा क्या इक्वेशन 2 ना। अब देखो तीनों संख्या के बाद था ना, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से ना, समीकरण 2 में से 1 को हटाओ तो समीकरण 2 क्या है 1000x। अब इधर क्या है 0 0 0 1 दशमलव 0 0 1 0 0 1 ना 0 0 1 ऐसे। अब पहला क्या है x है इक्वल, देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना, इसके पहले 0 है, उसके बाद 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ना। अब देखो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस, दशमलव के बाद सबसे है तो 0 हो जाएगा। अब इधर घटाओ ना, तो घटाएंगे तो क्या होगा ना, देखो 0 0 0 1 आएगा। अब वैसे भी जानते रहो जानते रहो एक के पहले जितने भी जीरो रहेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, तो 1 में से 0 घटाओगे 1 ही आएगा। इधर घटाओ 1000x में से 1x घटाओगे तो 999 x हो जाएगा। अब 999 को बटे में ले जाओ तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1/999 ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1/999, ये हो जाएगा आंसर ना। तो छठवें का तीसरा हमने जो दिया था 0.001 के बाद ना, इसको हमने p बटे q के रूप में लिख दिया, कितना है 1/999 ना। तो छठवें का तीसरा हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है 0.999 डैश 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 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए ना। तो क्वेश्चन नंबर 6वां जैसे था और तीसरा सेम वैसे 7वां है ना, इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां इसमें दिया है 0.9999 डैश 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 को p बटे q के रूप में लिखना है। p बटे q के रूप में लिखो ना, इसको p बटे q के रूप में लिखना है और उसके बाद बताना है कि आप इस क्वेश्चन से आश्चर्यचकित है कि नहीं ना। चलो तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले मानेंगे ना। तो माना x इक्वल 0.9999 डैश 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 ना। अच्छा एक चीज बताओ, अब देखो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल 0.9 पे बार ना, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन में मान लेना ना। अब देखो क्या करेंगे, देखो एक ही संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो एक संख्या रिपीट होता है क्या करते हैं, एक लिखते हैं उसके बगल में 0, इतने से गुणा कर देते हैं ना। यानी 10 से क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में 10 से हाँ दोनों पक्षों में गुणा करने पर, चलो समीकरण 1 में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे ना। गुणा क्यों कर रहे हैं तो समझ में आ गया है ना। तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब इधर क्या होगा 0, अब देखो दशमलव एक स्थान पीछे जाएगा 0.9999 डैश 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 ना। इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से एक को माइनस करेंगे, समीकरण 2 माइनस
एक से ना, यानी दो में से एक को घटा रहे हैं, तो दो वाला जो है उसको ऊपर लिखना, कितना है 10x इक्वल ना 0.9999 डैश ना। उसके बाद क्या है इक्वेशन 1 लिखो नीचे, उसके बाद देखो दशमलव के नीचे दशमलव, इसके पहले 0 है, उसके बाद 9999 डैश 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 ना। अब घटाओ तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, इसके भी चिन्ह बदल जाएंगे। 10x में से 1x घटाओगे कितना आएगा 9x ना। दशमलव के बाद सेम है, उधर 0 हो जाएगा, इधर देखो 9 में से 0 घटाओगे 9 आएगा ना। अब इसको बटे में ले जाओ तो x इक्वल 9/9 काटोगे तो एक कितना आ जाएगा 1/1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया ना। यही हो जाएगा p/q के रूप में। देखो इसमें क्या कह रहा था कि इस संख्या को p/q के रूप में लिखना है, इसको हमने लिख दिया तो कितना आ गया 1/1 या फिर 1 आ गया ना। तो अब इसमें आगे पूछ रहा है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो बताइए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था ना, इसको हमने आसानी से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कह रहा है जो 1/17 है इसको विभाजन क्रिया से बताना है कि कितने अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी ना। तो इसको हम लोग करेंगे। अब देखो सबसे पहले देखना 1 में 17 का भाग देंगे ना, 17 का भाग 1 के अंदर देंगे ना। अब देखो कह रहा है कितने अंकों के बाद इसकी रिपीटेशन होगी, तो 1 लिख लेना। अब देखो 1 छोटा है 17 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाओ ना, दशमलव लगा के 1 0 उतार सकते हो, दशमलव लगाने के बाद एक बार में 1 0 बढ़ा सकते हो ना। अब देखो 10 है 17 है नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ 1 0 बढ़ाओगे तो यहाँ 1 0 और उतार सकते हो ना। तो अब देखो 17 का टेबल पढ़ो, 17 5 85 ना, 85 हो गया, और घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15 ना। अब देखो ये 15 है 17 नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ा सकते हो ना। यहाँ दशमलव बढ़ाए हो तो एक बार में 1 0 बढ़ा सकते हो, दूसरा 0 बढ़ाना हो तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो कितनी बार जाएगा 17 5 85, 17 8 136, 17 8 136 घटाओ कितना आएगा, एक कैरी देगा, 10 में से 6 4 और 1 यहाँ कैंसिल आउट। देखो 1 0 और बढ़ा लो ना, 17 8 136 136, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 3 में से 3 कैंसिल आउट कैंसिल आउट। अब देखो 1 0 यहाँ बढ़ा सकते हो, तो 17 है भाग जाएगा ना, 17 दूना 34, 2 बार गया कितना जाएगा 6, यहाँ कैंसिल आउट 0, तो कितनी बार जाएगा हाँ 17 3 51, 3 बार जाएगा, 17 3 51 घटाओ 9 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट ना। अब 0 बढ़ा लो कितनी बार जाएगा 17 5 85 ना, 17 5 85 घटाओ 5 आ जाएगा ना, कैंसिल आउट ना। अब देखो यहाँ 1 0 बढ़ा लो, अब कितनी बार जाएगा हाँ 3 बार ले जाओगे ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51 ना, तो 2 बार ले जाओ, 17 दूना 34 34 घटाओगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ना। अब देखो नीचे नहीं आ रहा होगा तो इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ 16 है ना। अब देखो 16 में नहीं जाएगा 1 0 बढ़ा लेंगे ना, देखो यहाँ 16 का नहीं जाएगा हम और चलो ठीक। देखो अब इसके बाद चलो देखो 17 है ना, यहाँ 16 है भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे ना, अब ले जाएंगे। अब देखो कितनी बार जाएगा 160 है हाँ, 17 9 153 153, तो घटाओ कितना एक कैरी देगा, 10 में से 3 का 7 और यहाँ कैंसिल आउट 1 0 बढ़ा लो ना। इसको तब तक भाग देंगे तब जब तक कि शेषफल 1 ना आए, क्योंकि शेषफल 1 आ जाएगा फिर रिपीट होगा ना, शेषफल जब तक 1 ना आए तब तक भाग देना है। तो 17 हो गया, 17 5 85 85 ज्यादा हाँ ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा हो गया तो 17 चौका 68 4 बार ले जाएंगे, 17 चौका 68 2 कैंसिल आउट
यहाँ जीरो बढ़ा लो, कितनी बार जाएगा? एक बार। 17 एकम 17, 3 आ जाएगा, जीरो बढ़ा लो। 17 दूना 34, 2 बार ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा ना। 17 एकम 17, कितना आएगा? 13, 13 आ जाएगा ना। अब देखो क्या करेंगे, ए 17 है, 13 नहीं जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ा लेना। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 109, 17 अट्ठे 136, 60 बढ़ जाएगी ना। 17, अब देखो 130 है, यहाँ 17 है, तो 17 सत्ते 119, 119 घटाओ, कैरी देगा, एक आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट ना। अब देखो 11 आया है ना, हमको चाहिए क्या? एक जब तक शेष ना आए, तो यहाँ जीरो बढ़ा लो। अब 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 6 बार जाएगा, 102 ना, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, जीरो बढ़ा लो। 17 चौका 68, 17 चौका 68, कितना आएगा? यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 12। अब देखो 12 है, 17 नहीं जाएगी, यहाँ जीरो बढ़ा लो ना। अब देखो क्या करेंगे, 120 में भाग देंगे 17 का, सो 17 सत्ते 119, 119। अब देखो घटाओगे तो एक आ गया, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, यानी शेषफल एक आ गया ना। जब तब तक भाग देना है जब तक शेषफल ना एक आ जाए ना। शेषफल एक आ जाने पे रुक जाएंगे, क्योंकि एक में भाग देना शुरू किए, एक आ गया है ना, यानी अब देखो फिर भाग दोगे ना तो यही आएगा, 0 5 8 8 2 3 5 2, यही आएगा, फिर रिपीट होगा ना। तो हम कह सकते हैं इसमें भाग देने पे कितना आ गया, देखो जब इसमें भाग दिए तो आया 0 पॉइंट, बताओ 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। अब भाग दोगे फिर रिपीट होगा। अब इसके बाद इसके ऊपर बार लगा सकते हो ना। अब इसमें जो कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा ना। तो हम लोग कहेंगे अतः 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी, अंकों की पुनरावृत्ति होगा ना। हम लोग क्या समझ गए कि 16 अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8वां था 1/17 को हमने क्या किया, भाग देना शुरू किए, तो दशमलव के बाद 16 अंक के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसको कह देंगे कि 16 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी ना। तो क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हो गया। बारिश होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। यानी देखो सबसे पहले क्या निकालना है, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं को उदाहरण देना है और जिनका शांत दशमलव निरूपण लिखा जा सके ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना। सबसे पहले हम लोग P/Q के रूप में परिमेय संख्या, देखो P/Q के रूप में परिमेय संख्या लिखना है जिसका क्या होना चाहिए, शांत दशमलव निरूपण किया जा सके ना। तो हम लोग जानते हैं शांत दशमलव के लिए हर में, हर देखो हर का क्या गुण होना चाहिए, हर में केवल 2 होना चाहिए या फिर केवल 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए ना। इसका एग्जांपल हो जाएगा केवल 2 रहे या फिर केवल 5 रहे या फिर देखो इसके अंश में कुछ भी हो सकता है, हर में केवल 2 रहे या फिर केवल 5 रहे या फिर देखो या फिर 2 के गुणनखंड रहे ना,
या फिर 2 और 5 के गुणनखंड ना, 2 और 5 के गुणनखंड, जैसे यहाँ पे कर सकते हो 100 ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। हर में ध्यान रखना, अंश में कुछ भी रहे, हर में केवल 2 और 5 रहना चाहिए, या 2 5 के गुणनखंड ना। ये हो गया। अब कह रहा है कि P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या लिखने के लिए उसके कौन से गुण होना चाहिए ना। तो देखो P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या के लिए ना, देखो P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या लिखना हो, उसका शांत निरूपण हो, उसके लिए कौन सा गुण होना चाहिए, जो Q हो के लिए Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल 2 के गुणनखंड हो, या फिर केवल 5 के गुणनखंड हो, या फिर 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए ना, 2 और 5 के गुणनखंड हो ना। तो परिमेय संख्या ना, तो परिमेय संख्या का शांत निरूपण शांत निरूपण होता है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें पूछ रहा था P बटे Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दे रहा है जो शांत निरूपण जिनका किया जा सके ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, केवल 2 के गुणनखंड, या फिर केवल 5 के, या फिर 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए ना। अंश में कुछ भी रहेगा चल जाएगा। एग्जाम्पल हो गया। अब देखो P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या लिखना हो जिसका शांत निरूपण किया जा सके, तो उसके लिए Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो, या फिर केवल 5 हो, या फिर 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब देखना क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो ना। तो हम लोग जानते हैं जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं सबका दशमलव प्रसार क्या होता है, अनावसानी अनावर्ती ना। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है इसका, 3 संख्या जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती देखो इस टाइप के एग्जांपल लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला एग्जांपल है, देखो 0.00100010001 ऐसी संख्या लिखते जाएंगे ना। दूसरा एग्जांपल है 0.50505000 ऐसी संख्या लिख सकते हो ना। देखो ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है ना, तभी तो देखो इस टाइप की संख्या को क्या कहते हैं, अनावसानी अनावर्ती। अगर कभी हम लोग ऐसे लिख ले, एक एग्जांपल और देख लो, तीसरा एग्जांपल मान लो 0.37003700 इस टाइप से लिख सकते हैं ना। ये सभी संख्याएं क्या है, अनावसानी अनावर्ती है ना। तो देखो क्योंकि रिपीट नहीं हो रही ना, 0 1 है, फिर 0 1 है, 000 संख्या रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ 50 है, 500 5000 रिपीट नहीं हो रही है, 370 3700 3700 ना। ये सभी एग्जांपल है किसका, अनावसानी अनावर्ती। अगर यही कहता अनावसान, देखो अगर शांत दशमलव का कहता तो हम लोग क्या कर सकते, शांत दशमलव बाद रुक जाए इस टाइप के ना। और अनावसानी पुनरावृत्ति कहता तो इस टाइप के एग्जांपल देते, 1.5 1.6 ये सब अनावसानी पुनरावृत्ति है। और ये सब किसका एग्जांपल है, अनावसानी अनावर्ती का।
ना। क्वेश्चन नंबर 10वां हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए ना। तो 11 नंबर में है 5/7 और क्या दिया है 5/7 9/11 ना। तो सबसे पहले इसको क्या करो, दशमलव रूप में लिखो। तो 7 का भाग दे लो 5 में ना। देखो 7 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ा लेंगे, तो यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे। कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 1 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ा लो, यहाँ दशमलव बढ़ाया हो तो 1 0 बढ़ा सकते हो। कितनी बार जाएगा, 7 1 कम 7, फिर 0 बढ़ा लो, 7 4 28, यहाँ पे 2 0 बढ़ा लो, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 आ जाएगा। 1 0 बढ़ा लो, 7 8 56, 4 आ जाएगा। 0 बढ़ा लो, 7 4 28, 7 5 35, 7 5 35, 5 आ जाएगा। 0 बढ़ाओ, अब कितना जाएगा, फिर वही रिपीट होगा ना, क्योंकि शेषफल 5 आएगा फिर रिपीट होगा, इसके बाद फिर वही रिपीट होना है। तो इसको हमने जब भाग दिया कितना है, 0.71428 पे बार ना। अब इसको करो, 11 का भाग 2 9 में। देखो 11 बड़ा है ना, छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ा लो, 1 0 बढ़ाओ, 11 8 88 ना। उसके बाद 2 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल आओ, 0 बढ़ाओ, 11 1 कम 11, फिर 9, और फिर संख्या रिपीट होगा, यानी 0.81 इसके बाद रिपीट होना है। अब देखो 3 संख्याएं लिखना है ना, इसके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखना है ना। तो देखो यहाँ क्या है, 0.71, यहाँ 0.81 ना। तो इसके बीच कोई 3 संख्या ले लो ना, तो 7 1, इसके बाद कर सकते हो 0.72 ले लो, फिर 0 7 2 00 ना, 7 2 000, ऐसे ही लिख सकते हो ना। ये सब अपरिमेय संख्या का उदाहरण। दूसरा देखो 7 2 ले लिया था, 7 4 ले लो, 7 3 ले लो ना, 0.73 ले लो, 0 7 3 00 7 3 000 ना, ऐसे लिख सकते हो। चौथा एग्जांपल लिख लो, 0.75 075 0075 000 ना। तो हमने जो देखो 5/7 दिया था और 9/11, इसको पहले दशमलव रूप में बदला दोनों को, तो देखा 0.71 है, 0.8 है ना। तो इन्हीं के बीच 3 अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल दे दिया। अपरिमेय संख्या कैसी है, क्योंकि ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है ना, अनावसानी अनावर्ती है, अनावसानी पुनरावृत्ति होता तो रिपीट होता, तो रिपीट नहीं हो रहा है। ये तीनों एग्जाम्पल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया नहीं। देखना क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कह रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांटना है। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या वह होता है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके ना, या फिर जहां रूट ना दिखाई दे, या फिर जो नंबर रूट से बाहर निकल जाए। अपरिमेय संख्या वह होता है जिसको p/q के रूप में न लिख सकते हो, या फिर जहां पे अंडर रूट से जो वैल्यू बाहर न निकल पाए ना। देखो यहाँ पे क्या है, √23, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ना। अब देखो इसको देखो हल करो, रूट से बाहर निकलेगा, इसका फैक्टर करोगे तो 25 225 जो होता है 15 × 15 225 बाहर निकल जाएगा 15। 15 क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ना। अब देखो ये जो शांत दशमलव होता है वो होता है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में बदल सकते हैं। जैसे देखो 1.5 है, इसको p/q के रूप में बदलना है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 15/10 हो जाएगा। देखो परिमेय संख्या हो गया ना। तो जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय संख्या होता है। ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखो ये क्या है, इसको क्या लिख पाओगे,
4 पॉइंट ना, देखो इसको लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 7.478 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा दो। यानी जिस संख्या के ऊपर बार हो या फिर जो संख्या अनावसानी पुनरावृत्ति हो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इस प्रकार की संख्या को हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना। अब देखो ये क्या है, अनावसानी अनावर्ती है ना, क्योंकि 10 देखो 1.10 100 100 140 रिपीट नहीं हो रहा है, ये क्या होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा ना। तो हमने देख लिया पहला क्या है अपरिमेय संख्या और पांचवा अपरिमेय संख्या, बाकी तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा ये सब परिमेय संख्या होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए ना। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, कोई दो अगर धन पूर्णांक है उसके बीच कोई एक अपरिमेय संख्या लिखना हो तो उसके लिए एक सूत्र है ना। मान लो धन पूर्णांक ए और बी के बीच एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। देखो ए और बी कोई धन पूर्णांक है, इसके बीच कोई एक अपरिमेय संख्या निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए बी, ये फार्मूला है ना। अब देखो जो निकालना है इसमें कह रहा है एक और दो के बीच, एक और दो के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है, एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो अगर ए और बी, देखो ए की स्थान कितना दिया है, एक दिया है, बी की स्थान कितना दिया है, 2 ना। तो इसके लिए फार्मूला कितना होता है, अंडर रूट में ए बी। तो इसके लिए हो जाएगा अंडर रूट में 1 इंटू 2, कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा आंसर ना। इसको एक बार और समझ लो, अगर कोई दो संख्या दिया है, जैसे ए और बी कोई दो संख्या दिया है, इसके बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है, एक निकालना होगा तो ये फार्मूला लगेगा अंडर रूट में ए बी। अब जैसे देखो 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है ना, अंडर रूट लगाओ और दोनों का गुणा कर दो, 1 और 2 का, 1 इंटू 2, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए ना। तो देखो क्या लिखना है, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या है ना। अब देखो इसका तरीका क्या है, देखो सबसे पहले करेंगे इन दोनों को सम करके आधा कर लेंगे ना। तो देखो पहला है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो देखो सबसे पहले करेंगे पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम करो, जो संख्या दिया है उन दोनों का सम करो। तो 1/3 प्लस 1/2, इन दोनों को सम करके आधा कर लेंगे, यानी दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे। इसको हम करना कितना आ जाएगा, तो देखो इसको ऊपर वाले को भिन्न है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करोगे 6 हो जाएगा, बटे में 2। अब देखो कितना आ गया, इसको हल कर लेना 5/6 ना, और बटे में कितना है 2/1 लिख लो। अब देखो इसको हल करो तो 5/6 इंटू 1/2 ना, कितना आ गया 5/12 आ गया। 1/3 और 1/2 के बीच जो पहली परिमेय संख्या निकाला है, पहली परिमेय संख्या निकाला है, कितना आएगा 5/12। अब देखो क्या करना है, दूसरी संख्या निकालने के लिए इसको लेना और इसको ना, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना। दूसरी नहीं, अभी तो तीन परिमेय संख्या पूछा है ना, अभी एक निकाला है, 2 और निकालो ना। दूसरी परिमेय संख्या, अब देखो दूसरी कैसे निकलेगा, जो एक पहला है उसको लो और इसको, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो ना।
तो देखो 1/3 प्लस 5/12 दोनों को जोड़ के आधा, इसको हल करो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 का गुणा इधर करो तो 12, 3 का गुणा इधर 15, अपान में 12 36, अपान में 2 रहेगा। अब इसको हल करो तो 12 और 15 27, अपान में 36 बटे में 2 ना। देखो अब इसको क्या लिख सकते हो, 2/1 कर सकते हो। इसको हल करो 27/36 इंटू 1/2, कटेगा नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 27/36 ना कितना हो जाएगा 72 ना। ये दूसरी परिमेय संख्या आ गया ना। अब तीसरी परिमेय संख्या लिखो, तीसरी परिमेय संख्या। अब देखो तीसरी परिमेय संख्या निकालना, तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हमने पहली परिमेय संख्या कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ के, देखो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो हल किया तो पहली परिमेय संख्या है। दूसरे के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको जो आया है इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो दूसरी आ जाएगा। देखो दूसरी परिमेय संख्या, इसको ले लिया प्लस इसको ले लिया, जोड़ा और आधा कर दिया ना, तो इसको हल किया तो ये दूसरी परिमेय संख्या आ गया। अब देखो तीसरी कैसे निकालेंगे, तीसरी के लिए इसको लेंगे ना, इसको लेंगे और इसको, ये जो आया है अगर ये देखो ये काट दो तो 9×3 = 27, 9/72 कितना हो जाएगा 3/8 ना। अब देखो तीसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करना है, देखो पहली हमने कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, पहली आ गया। दूसरी के लिए जो ए आया था इसको ले लिया और इसको, इन दोनों को जोड़ के आधा किया तो दूसरी परिमेय संख्या। अब देखो तीसरी के लिए ये जो संख्या था इसको ले लेना और ये दूसरी संख्या, तो देखो तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगा तो 1/2 प्लस 5/12 और आधा कर दो। अब इसको हल करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 के इधर करोगे 12 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, अपान में 12 दूना 24, अपान में कितना हो जाएगा 2। इसको हल करो, अब इसको हल करना 12 10 कितना हो जाएगा 22/24 बटे में 2। तो इसको जोड़ करना 12 10 22/24 और बटे में कितना है 2। इसको हल करो, इसको 2/1 लिख सकते हो तो 22/24 इक्वल 1/2, 2 से काटो 2 कम 2 और यहाँ 11 कितना हो गया 11/24 ना। तो तीसरी परिमेय संख्या आ गया। देखो पहली परिमेय संख्या 5/12, दूसरी 3/8, तीसरी 11/24, तो तीनों परिमेय संख्या निकाल लिया। अब एक बार और समझ लो, देखो 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो पहली नंबर क्या किया, इन दोनों जो दिया था ना इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो पहली आ गया। दूसरा क्या करेंगे, इसको ले लेना, इसको इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो दूसरी परिमेय संख्या। अब तीसरे के लिए क्या करोगे, ये जो पहले आया था इसको ले लेना और इसको इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे, तीसरी परिमेय संख्या आ जाएगा ना। 3 परिमेय संख्या ऐसे हमने निकाल लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए ना। तो देखो -2/5 है और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था वैसे 15 है। तो देखो पहली परिमेय संख्या, देखो पहली परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, ये जो दो दिया है इनको जोड़ो ना। जोड़ेंगे कैसे, देखो -2/5 प्लस इसको ब्रैकेट में रखो -1/5, जोड़ दिया फिर आधा कर दो ना। चलो अब देखो -2/5, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/5 अपान में 2। देखो जब हर सेम हो तो ऊपर वाले को इसे जोड़ लो या घटा लो ना। तो देखो क्या कर सकते हो, तो -2 और -1 अपान में 5 बटे में 2। देखो कितना हो जाएगा -3/5 अपान में 2/1, सही है। तो -3/5 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा -3/10 आ गया ना। ये होगा पहली परिमेय संख्या। अब इसको ले लो, इसको लो और इसको, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, मल्टीप्लाई ना। अब देखो दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, देखो दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़ो,
-2/5 प्लस ब्रैकेट के अंदर -3/10 जोड़ के आधा करो ना। इसको करो -2/5, देखो प्लस माइनस -3/10 अपान में क्या हो जाएगा 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो। चलो 10 दूनी क्या हो जाएगा, माइनस लगा है 10 दूनी 20, 5 चाहिए 15 अपान में 10 बचे 50 अपान में 2। देखो -20 - 15 कितना हो जाएगा, -35 अपान 50 अपान में 2। अब इसको क्या करोगे, -35 अपान 50 इंटू 1/2 ना। तो देखो कटेगा 5 सते 35, 5 दहम 50, तो गुणा करो तो -7/20 आ गया। दूसरी परिमेय संख्या मिल गया। तीसरी परिमेय संख्या निकालो। तीसरी परिमेय संख्या, देखो तीसरी परिमेय संख्या के लिए देखो इसको, जो पहली परिमेय संख्या है तो ओ और ए वाला दूसरा पद, इनको जोड़ो। -1/5 प्लस कितना है -3/10, इसको जोड़ के आधा करना है। अब इसको हल करना, -1/5 -3/10 अपान में 2 ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 का इधर करोगे तो -10, 5 का इधर करोगे -15 अपान में 10 बचे 50 बटे में 2। अब जोड़ो 15 10 25 -25 हो जाएगा अपान में 50 बटे में 2, 2/1 कर सकते हो तो -25/50 इंटू 1/2, 25 से कम 25, 25 गुना 50 -1/4 ना। तो पहली परिमेय संख्या क्या हो गया, -3/10, दूसरी परिमेय संख्या -7/10, तीसरी परिमेय संख्या -1/4। तो देखो पहली परिमेय संख्या कैसे मिला, इन दोनों को जोड़ के, देखो जोड़ के आधा कर दिया -3/10। दूसरी परिमेय संख्या देखो इसको ले लिया, इसको इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया दूसरी परिमेय संख्या। तीसरी के लिए क्या करेंगे, इसको ले लेना, इसको ना जोड़ के आधा कर देना, तीसरी परिमेय संख्या -1/4। देखना क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है ना, 3 परिमेय संख्या। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दिया है ना तो उसको जोड़ के आधा कर लेंगे। तो पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या देखो दोनों को जोड़ो, देखो इधर 2 + 3 जोड़ लिया, फिर आधा कर लो, कितना हो जाएगा 3 2 5, 5/2। ये हो गया पहली परिमेय संख्या ना। अब देखो दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या के लिए इसको लो और इसको ना, इन दोनों को जोड़ो तो 2 + 5/2 जोड़ दिया, जोड़ के आधा करो। अब इसको हल करो 2/1 ना। इस देखो अब इसमें ना चाहे एलसीएम लो, देखो चाहे एलसीएम लेके करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 में 4 प्लस 1 का 5 में 5 और 1 का 2 में करोगे 2 बटे में 2 ना। अब देखो इसको करो, इसको लिखोगे 9/2 इंटू इसको 2/1 कर सकते हो, 1/2 कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा ना। ये हो गया दूसरी। अब देखो तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। अब देखो तीसरी परिमेय संख्या के लिए ये जो पहला परिमेय संख्या है तो इसको लो और इसको दोनों को जोड़ दो तो 3 + 5/2 और आधा कर दो ना। तो इसको 3/1 लिख सकते हो, 3 दूनी 6, 1 पंचे 5 बटे में 2 1 कम 2 और अपान में 2 कितना हो जाएगा 6 5 11, 11/2 और इसको क्या लिख सकते हो 2/1 इंटू 1/2 कितना हो गया 11/4। देखो पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी, तीनों आ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। देखना क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए
2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है ना। तो इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है कि 2 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना परिमेय ना अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग उसको जस्ट उल्टा मान लेंगे ना। जो संख्या दिया है सिद्ध करने के लिए उसको सबसे पहले परिमेय मानेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग उस संख्या को मान लेंगे। माना जो संख्या सिद्ध करना है तो उसको हमने मान लिया, माना 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो हमने जस्ट उल्टा मान लिया परिमेय संख्या। अगर ये संख्या परिमेय संख्या है तो ए होगा फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बटे बी ना, ए बटे बी यानी भिन्न के रूप में, या फिर पी बटे क्यू लिख लो। चलो ए बटे बी इक्वल क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 ना। ये वाला परिमेय संख्या हमने माना था, अगर परिमेय संख्या है तो ए बटे बी के रूप में होगा, इतना लिख लिया ना। अब यहां पे लिख सकते हो ए और बी का है सहभाज्य संख्या, ए व बी सह अभाज्य सहभाज्य संख्या है। देखो सहभाज्य का मतलब होगा ए और बी केवल एक से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, सहभाज्य का मतलब ना। अब देखो अगला स्टेप क्या करना है, अब जो अंडर रूट वाले वैल्यू है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ। तो देखो दो को लेके आना इस तरफ, तो a अपान बी, दो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इक्वल में रूट 2। इधर क्या बचा, केवल रूट 2 बचा है और इधर a बचा है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो 2 अपान 1 लिख सकते हो ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करना, 1 का मल्टीप्लाई a में तो a हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई 2 में तो -2b हो जाएगा, अपान b का 1 में करोगे तो b हो जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा रूट में 2, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं, और दिया भी है कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है ना। और इधर क्या है, इधर रूट लगा है कहीं नहीं, अगर रूट नहीं लगा है तो ये हो जाएगा परिमेय ना। इधर परिमेय हो गया, इधर अपरिमेय। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होता, यहाँ तो बराबर है, यानी यहाँ क्या हो गया विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो विरोधाभास उत्पन्न हो जाने के कारण जो हमने माना था वो गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगा। अब देखो क्या लिखना है, इसमें 2-4 स्टेप कुछ लिखना है। देखो सबसे पहले लिखेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है ना। रूट 2 क्या है परिमेय संख्या नहीं, लेकिन ए वाली जो संख्या है इधर वाला, इधर रूट नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा a - 2b अपान b, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। देखो हमने क्या देख लिया, रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये वाला क्या है परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, के बराबर नहीं होता है। हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। तो यहां क्या हो गया बराबर है यानी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो लिखेंगे अतः हमने जो माना था गलत है, अतः हमने जो माना था वह गलत है, जो हमने माना था वो गलत है। सब ए वाला क्या परिमेय ना होके क्या हो जाएगा अपरिमेय, इसको हमने क्या माना था परिमेय, तो परिमेय ना होके ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। तब 2 प्लस रूट 2
एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने इसको क्या दिखा दिया, सबसे पहले परिमेय माना था, तो यहां पे देखो विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो परिमेय ना हो गया अपरिमेय हो जाएगा ना, एक प्रूफ हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसको सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना होता है उसको हम लोग जस्ट उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या नहीं है तो मान लेंगे परिमेय संख्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको हमने मान लिया, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है ना, जस्ट उल्टा मान लिया। अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगा, फ्रैक्शन के रूप में होगा, भिन्न के रूप में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, a बटे b इक्वल 3√3 ना। अब देखो जहां लिखेंगे a व b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है मतलब a और b केवल एक से कटेगा और किसी से नहीं ना। अब देखो क्या करना है, अगला स्टेप है, जो √3 है उसको एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ ना। तो देखो a 3 मल्टीप्लाइन है तो डिवाइड में चला जाएगा b के साथ, तो क्या हो जाएगा a इक्वल a हो जाएगा a/3b इक्वल में √3 बचा ना, a चला है यहां पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ b के साथ। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इधर क्या है अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। तो यहाँ क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। विरोधाभास के कारण जो हमने माना था वो गलत है, तो इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या ना मान के इसको परिमेय संख्या ना मान के इसको अपरिमेय मानना पड़ेगा। तो लिखना है इसमें √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन a/3b देखो a/3b क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि यहां पे रूट कहीं नहीं लगा है ना। a/3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। देखो a क्या है, अपरिमेय संख्या, इधर क्या है, परिमेय संख्या। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होता। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं ना कि जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है ना। हम लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है अपरिमेय के बराबर नहीं होता, हमेशा परिमेय परिमेय के बराबर होगा और अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, परिमेय अपरिमेय के बराबर है, जब बराबर नहीं होता, अतः हमने जो माना था गलत है, अतः हमने जो माना था वह गलत है, हमने जो माना था गलत, हमने इसको क्या मान रखा था, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय ना होकर क्या हो जाएगा, तब 3√3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कह लो या फिर परिमेय संख्या नहीं है ना, तब 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया ना। देखना क्वेश्चन नंबर 19 है, -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखी है। उसके बाद पूछ रहा है ऐसी कितनी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है ना। तो सबसे पहले -1 और 1 के बीच दो परिमेय संख्या लिखना है, दो ही लिख रहा है ना। तो हम लोग इसको करते हैं ना,
-1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्या के बीच दो परिमेय संख्या। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे इसके पहले हमने नहीं किया था, सेम वैसे क्वेश्चन है। तो देखो पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे ना। तो -1 और +1, देखो इसको लिख लिया, प्लस लगा लिया, फिर इसको दोनों जोड़ दिया, फिर बटे 2 कर देंगे ना। देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0/2। अब 0 किसी में भाग देंगे 0 आ जाएगा ना। तो पहली परिमेय संख्या 0 हो गया। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालना, दूसरी परिमेय संख्या। अब दूसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, ये जो पहली परिमेय संख्या है इसको ले लेंगे और ये वाली पहली संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो -1 और +0/2। तो देखो -1 में 0 जोड़ोगे तो -1 ही आएगा अपान 2 ना। तो पहली परिमेय संख्या कितना आ गया, 0। दूसरी परिमेय संख्या कितना आ गया, -1/2 ना। यही आंसर हो जाएगा, पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं? तो इसका जवाब है किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और ab परिमेय संख्याएं हैं। यदि b ≠ 0 तो सिद्ध कीजिए a/b भी परिमेय संख्या है ना। देखो a और b दो परिमेय संख्या है ना, तो a और b कुछ मान लो, कोई भी संख्या मान लो जो परिमेय हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें हमने क्या किया ना, माना a बराबर कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लो ना, कोई नंबर मान लो या फ्रैक्शन मान लो। तो a को हमने मान लो 2 मान लिया ना, और b को मान लिया 3, कुछ भी मान सकते हो ना, स्वतंत्र हो। अब फिर कह रहा है कि a + b, a - b ना, और a × b, a/b परिमेय संख्या है कि नहीं। और क्वेश्चन में कहा भी है कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए ना, तो हमने 0 नहीं लिया है। तो चलो चेक करो a + b, चेक करो a + b परिमेय है कि नहीं ना, a + b। तो a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू 3, 2 3 कितना होगा 5। तो 5 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब दूसरा चेक करो a - b, a का वैल्यू कितना है 2 माइनस b का वैल्यू 3, घटाओगे कितना आएगा -1। तो -1 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो a भी क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तीसरे में आ जाओ a × b, तो a कितना है 2 × b कितना है 3, मल्टीप्लाई करो 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ना। चलो अगला करो, चौथा कह रहा है a/b, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3। तो a देखो 2/3, 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है ना, तो a भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ना। तो हमने देखा क्वेश्चन में कहा था कि a और b परिमेय संख्या हो और b का मान 0 ना हो ना, तो a + b, a - b, a × b, a/b परिमेय संख्या हो अपने। तो देखो हमने किया, तो 5 क्या है, परिमेय संख्या है, -1 भी परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, 2/3 a भी परिमेय संख्या है, यानी सभी संख्या परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a⁴n एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि a एक धन परिमेय संख्या है, a क्या है, एक धन परिमेय संख्या, कुछ भी मान सकते हो, और n क्या है, धन पूर्णांक 1 से बड़ा है। तो सिद्ध करना है a⁴n परिमेय संख्या है कि नहीं ना। तो इसको सबसे पहले 1 को मान लो ना, तो हमने मान लिया
इसमें माना ना, इसमें कह रहा है कि ए एक धन परिमेय संख्या है, माना ए बराबर कुछ भी मान सकते हो ना। चलो हमने क्या मान लिया, 1/2 मान लिया, कुछ भी मान लो, फ्रैक्शन में मानो, चाहे 2 3 4 5 कुछ भी मानो ना। हमने एक को 1/2 मान लिया। ये क्या है, धन परिमेय संख्या है, एक धन परिमेय संख्या है। और n का वैल्यू क्या दिया है, n का वैल्यू दिया है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या होगा, 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ भी ले सकते हो ये अंदर ना। अब देखना, ऐसे ले सकते हो। अब फिर कह रहा है चेक करना है a की पावर n परिमेय संख्या है कि नहीं ना। तो सबसे पहले देखो देखो इसको चेक करते हैं। पहला नंबर a का वैल्यू 1/2 लो ना, जो सिद्ध करना है हम लोग को क्या, a की पावर n परिमेय है कि नहीं। तो a का वैल्यू अगर 1/2 ले लो ना, n का वैल्यू 2 लो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो a कितना होगा 1/4, 1/4 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे देखो a का वैल्यू क्या लो, 1/2 ही लो। n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू कितना लेंगे 3 ना, इसमें रखने। देखो a का वैल्यू 1/2 ले लिया, 1/2। और n का वैल्यू जब 2 लिया था तो 1/2 की पावर 2, इसका वार करेंगे 1/4 आ जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखो a का वैल्यू कितना लिया, 1/2 ही है। अब n का वैल्यू 3 ले लिए, 3, इसका क्यूब करो 1/9 आ जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, 1/9 परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या। ऐसे देखो क्या करो, a का वैल्यू तो 1/2 ही ले लो। अब देखो n का वैल्यू क्या ले लिया, 4 ना, यहाँ 4 ले लो, तो कितना हो जाएगा, 1 का पावर 4 1 ही आएगा, 2 की पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 16 आ जाएगा। a भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अब देखो इसी तरह से करते जाओगे तो क्या होगा, आगे मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, मान लो 1/2 ना। अब देखो n के स्थान पे n ले रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा 1/2, a की पावर कुछ भी करोगे, n बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। यहाँ 2 की पावर n, देखो a भी फ्रैक्शन है ना, तो a भी क्या होगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यही सिद्ध करना था, तो 1/n क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, प्रूव हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गया है। अब एक्सरसाइज 1D हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।